हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान को क्या भारत से मिलेगी आर्थिक मदद। जयशंकर जी का सबसे बड़ा बयान बताएंगे आपको, और इसी बीच बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे रशिया यूक्रेन युद्ध रोकने का फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे जो बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद पहली बार रशिया चीन अमेरिका के मंत्री के साथ होने वाला है बैठक। जी हाँ, और उससे भी बड़ी खबर बताएंगे जहां जयशंकर जी के एलएसी पर दिए बयान पर ओवैसी का बड़ा पलटवार। बताएंगे इसके पीछे सबसे बड़ी बौखलाहट ओवैसी की। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं। मानते हैं कि भारत देश पूरे विश्व में नंबर 1 देश और जल्द से जल्द सुपर पावर बन जाएगा। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान को क्या मिलेगी भारत से आर्थिक मदद। जी हां, आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निराशा हाथ लगने के बाद अब मित्र देश भी कन्नी काटने लगे हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत पाकिस्तान की किसी भी प्रकार से मदद नहीं करने वाला। जी हाँ दोस्तों, नोट करने वाली बात है, सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, जहां क्लियर और स्पष्ट कहा गया है कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की मदद नहीं करने वाला, और किसी भी प्रकार से नहीं। जी हां, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली के लिए खुद उसे जिम्मेदार बताया है। साथ ही पाकिस्तान की श्रीलंका से तुलना को निरर्थक बताया है। पाकिस्तान की मदद किए जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे श्रीलंका के साथ संबंध अलग रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के साथ बेहद अलग है। पाकिस्तान का भविष्य काफी हद तक उसके अपने कार्यों और विकल्पों से निर्धारित हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को अपनी मुसीबत से निकलने का हल ढूंढना होगा। वो अपनी आर्थिक परेशानी से बाहर कैसे निकले उसे खुद सोचना होगा। कोई भी अचानक ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच जाता जिसके लिए पड़ोसी देश खुद जिम्मेदार है। उन्होंने आगे बताया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमा पर हमेशा आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत से मदद की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि मुसीबत के समय में भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों का ख्याल रखा है, हर संभव मदद की है। इसका ताजा उदाहरण श्रीलंका है। गौरतलब है कि भारत के श्रीलंका के आर्थिक संकट में $4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका की तुलना नहीं है। श्रीलंका के साथ भारत के संबंध बेहद अच्छे रहे हैं। श्रीलंका के साथ अभी भी इस देश में काफी सद्भावना है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हालात इतने बुरे हो चुके कि पाकिस्तान को $1.1 मिलियन की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाथ पांव जोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर पाकिस्तान को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता नहीं मिली तो उसके सामने डिफॉल्ट होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा, और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया तो पाकिस्तान का सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल क्या लगता है आपको इस मुद्दे पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और भारत ने जिस प्रकार से क्लियर कह दिया है कि किसी भी प्रकार की मदद पाकिस्तान की नहीं की जाएगी, क्या आप जयशंकर जी के इस बात का समर्थन करेंगे दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे रशिया यूक्रेन युद्ध रोकने का सबसे बड़ा फॉर्मूला। जो बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद पहली बार रशिया चीन अमेरिका के मंत्री साथ बैठेंगे। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मार्च के पहले हफ्ते में 40 देशों के विदेश मंत्रियों से औपचारिक अनौपचारिक बातचीत करेंगे। G20 और रायसीना डायलॉग के बैनर तले होने वाली इस बैठक में रशिया यूक्रेन युद्ध ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। हालांकि यूक्रेन इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन रशिया के बहाने उस पर चर्चाएं जरूर होंगी। माना यह जा रहा है कि बैठक में भारत युद्ध को समाप्त करने का फॉर्मूला पेश करके एक बड़ी पहल कर सकता है। G20 मुख्यतः आर्थिक विकास को गति देने का मंच है, लेकिन रशिया पर लगे प्रतिबंध और भारत जैसे देशों द्वारा रशिया से तेल खरीदने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं हो सकती है। और इसी बैठक में सितंबर में होने जा रहे शिखर सम्मेलन का एजेंडा तैयार होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्रीनगर में G20 के पर्यटन को लेकर बैठकें होंगी। इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि श्रीनगर में इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बैठक मई में संभावित है। इसे जम्मू कश्मीर में चुनाव के आसपास रखा जाना है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले चुनाव में विदेशी प्रतिनिधियों को यह संदेश दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर कैसे विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने चीन के डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए
जरिए श्रीनगर में G20 की मीटिंग रुकवाने की खासी कोशिश की थी, लेकिन वो विफल रहा। जी हाँ, आप सभी को याद होगा दोस्तों, इससे पहले SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया था कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, उसकी काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर तारीफें पूरे विश्व में हुई थी और इस बार फिर एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने का फॉर्मूला तय कर सकते हैं, जिससे पूरे विश्व में फिर एक बार मोदी जी का डंका बज सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी जो भी राय देते हैं दोस्तों वो डंके की चोट पर देते हैं और वो पत्थर की लकीर बन जाती है, और जब तक वैसा ना हो चीजें नहीं होती है, तो दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और जय श्री राम कह दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारत का सहयोग बेहद अहम है। यूनाइटेड नेशन में वोटिंग से पहले यूक्रेन ने मांगी है मदद। डोभाल से की बात बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1 साल पूरे होने के मौके पर UN जनरल असेंबली में क्रेमलिन के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर यूक्रेन लामबंदी में लगा हुआ है। यूक्रेन इस मामले में UN में भारत की भी मदद चाहता है। इसको लेकर यूक्रेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को संपर्क किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के हेड एंड्रिया येरमैक ने NS अजीत डोभाल को फोन करके सहयोग मांगा है। येरमैक ने कहा कि 23 फरवरी को पेश होने वाले प्रस्ताव पर यूक्रेन सभी देशों की मदद चाहता है, खास करके दक्षिण देशों की। उन्होंने कहा, हमारे लिए भारत का सहयोग बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास है कि इस प्रस्ताव में भारत हमारी मदद अवश्य करेगा। भारत हमेशा सही संप्रभुता और सीमाओं पर शांति की बात करता रहा है। हमारा लक्ष्य पारदर्शी और साफ है। हम रशिया में 1 इंच भी दावा नहीं करते हैं, हम केवल अपना हिस्सा वापस चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों क्या भारत को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए दोस्तों उस यूनाइटेड नेशन की होने वाले बैठक में, या भारत को हमेशा से बातों को और चीजों को गौर करके ही अपना रिएक्शन देना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ कंगाल पाकिस्तान की बढ़ सकती है मुसीबतें। अब शहबाज के मुल्क पर भड़केगा चीन, रिश्तों में आ रही है खटास। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा से बेहतर रहे हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान के आर्थिक बदहाली के दौर में रिश्तों में खटास भी देखने को मिलने लगी है। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी और बदहाली के बीच उसके तथाकथित हर मौसम दोस्त चीन को भी अपने निवेश की चिंता सताने लगी है। दरअसल पाकिस्तान की दूतावास प्रमुख सुश्री पेंग चंगस्क्यू ने मंगलवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की और इस मुलाकात का एक अहम एजेंडा कथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना की समीक्षा थी। इस बैठक में CPEC परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने पर भी बात हुई। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पेंग चंगसू ने मुलाकात के दौरान चीन की तरफ से लगातार समर्थन जारी रखने का भी भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि चीन वित्तीय सहायता मिलने के सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन चीन कितनी मदद देगा और कब देगा इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से निराशा हाथ लगने के बाद अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच पाकिस्तान अपने मित्र देशों से मदद मांग रहा है, लेकिन अधिकतर देश मदद देने से कटते दिखाई दे रहे हैं। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के करीबी मित्र चीन ने आतंकवाद का हवाला देते हुए अपने दूतावास के काउंसलर विभाग को टेम्परेरी रूप से बंद कर दिया है, यानी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, पाकिस्तान से जुड़ी, जहां पाकिस्तान में राजनीतिक हालात बेहद खराब। इमरान खान ने शुरू किया जेल भरो आंदोलन। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जेल भरो तहरीक आज से शुरू हो रहा है। इसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान 200 से ज्यादा इमरान समर्थकों को हिरासत में लिया जा सकता है। इससे पहले PTI मुखिया इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से गिरफ्तारियां देने और भय का माहौल खत्म करने की अपील की थी। मानवाधिकार उल्लंघन, बढ़ती महंगाई और IMF से कर्ज की बातचीत के मुद्दे पर PTI ये आंदोलन कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम और सबसे बड़ी खबर की बात करें, जहां फिर एक बार ओवैसी दोस्तों केंद्र सरकार पर और खास करके जयशंकर जी पर भड़कते नजर आए हैं। हमेशा की तरह इस बार जयशंकर के LAC पर दिए बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा लद्दाख पर आपने नियंत्रण खो दिया। जी हाँ, क्या है पूरी बात आपको बताते, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी द्वारा LAC मुद्दे पर दिए बयान के बाद से सियासत तेज हो गई है। कांग्रेसी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी विदेश मंत्री जयशंकर जी पर हमला बोला। उन्होंने जयशंकर जी के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किए गए दावों को धोखा और झांसा बताया। ओवैसी ने विदेश मंत्री से सवाल किया है कि अगर सरकार के पास कुछ भी छुपा नहीं है तो वो संसद में बहस से भाग क्यों रहे हैं। ओवैसी ने एक और ट्वीट में लिखा है कि सरकार ने लद्दाख में क्षेत्र का नियंत्रण
नियंत्रण खो दिया है और 3 साल पहले की यथास्थिति को बहाल करने में विफल रही है। क्या ये कम से कम सरकार से अपेक्षित नहीं है? वे चीन से डेपसोंग और डेमचोक पर चर्चा भी नहीं करवा सकते। ऐसे में दोस्तों ओवैसी ने और कहा है कि मोदी सरकार सच्चाई से डरती है। बहरहाल दोस्तों ओवैसी का बौखलाहट तो आप सभी जानते ही हैं। जब भी ओवैसी बौखलाते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार और मोदी जी को घेरने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या जवाब देने वाले हैं ओवैसी की इस बात का कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण खबरें थी। अगर खबर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।